नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द अमित सर क्लासेस में। आज मैं पुनः इकोनॉमिक्स की जो सेकंड पार्ट है नेशनल इनकम उसको आगे बढ़ा रहा हूं। देखिए, इस जो इकोनॉमिक्स है या कोई भी जीएस का जो सब्जेक्ट है, आपको बहुत ही आसानी भाषा में आसानी भाषा बोल रहा हूँ, आसान भाषा में आप लोगों को मैं समझा दूंगा। देखिए, जीएस पढ़ने और रटने का कोई सब्जेक्ट नहीं है। एक बार अगर इसे आप समझ गए तो आप समझिए कि किसी भी क्वेश्चन को आप कर जाएंगे। फिर उसके बाद तो रिवाइज ही तो करना है। ठीक है, तो मेरे वीडियो को ध्यान से सुनिए। ठीक है, इसके नोट्स बनाइए और आप इस पर काम करिए। आइए, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय की गणना। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना से पहले मैं बात करूं तो हमने नेशनल इनकम के बारे में पढ़ा और हमने बताया कि जो नेशनल इनकम था वो दो आधारों पे गणना होती है। थोड़ा सा मैं बात करता हूँ। वो दो आधारों पे गणना होती है। एक आधार इसका बना दिया गया फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, और एक आधार बना दिया गया मार्केट प्राइस। इस फैक्टर कॉस्ट को एनसीईआरटी मानता है, एनसीईआरटी, और इस जो मार्केट प्राइस को है सीएसओ मानता है, जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसका हेडक्वार्टर आपका कलकत्ता में है, ये मानता है। ठीक है, और इसको एनसीईआरटी मानता है। जब अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको फैक्टर कॉस्ट पे काम करना होगा। ठीक है, फाइनली अगर फैक्टर कॉस्ट नहीं मिल रहा है तो आपको मार्केट प्राइस पे काम करना पड़ेगा। अब ये क्या है फैक्टर कॉस्ट और क्या है मार्केट प्राइस, पहले इस बात को जान लेते हैं। देखिए, कहा जाए कि अगर कोई वस्तु है, मान लीजिए कि कोई पेन है, अगर वो पेन, ठीक है, ये किसी ना किसी कंपनी में बना होगा, कंपनी में बना होगा तो इसकी रियल प्राइस आई होगी। ये रियल प्राइस ही, जो इसकी रियल प्राइस है, यही इसका फैक्टर कॉस्ट है जो कंपनी में बन रहा था। ठीक है, जब इस पेन को बाहर मार्केट में लाया गया तो गवर्नमेंट ने कहा कि जो आपने पेन बनाया है मैं इस पर इनडायरेक्ट टैक्स लूंगा। ठीक है, फिर अब हो सकता है कि यह पेन आम जनता के भलाई के लिए हो, तो गवर्नमेंट इस पर हो सकता है आपको सब्सिडी दे दे। ठीक है, अर्थात जब इस पेन को, जो फैक्टर कॉस्ट पेन था, इस पेन को आप जब मार्केट में लाए तो मार्केट में लाने के बाद इस पेन के साथ क्या हुआ, यानी फैक्टर कॉस्ट के साथ टैक्स इंक्लूड हो गया। ठीक है, और इससे आपने सब्सिडी घटा दिया। जैसे सब्सिडी वाली बात आप नहीं समझ पा रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि गैस सिलेंडर है, ठीक है, गैस उसमें रिफिल हो गया। गवर्नमेंट ने कहा कि इस जो वास्तविक गैस का दाम है रिफिल के बाद ये 900 रुपये है, लेकिन हमें तो उज्ज्वला योजना चलाना है। ठीक है, अब इस उज्ज्वला योजना के तहत क्या हर एक गरीब परिवार इसको 900 प्रोवाइड कर पाएगा? गवर्नमेंट ने कहा नहीं, लेकिन गवर्नमेंट तो इस पर टैक्स लेगी ना। अब गवर्नमेंट क्या की कि इस 900 रुपये पर 400 की सब्सिडी दे दी, घटाई ना, घटाई तो, लेकिन इसके साथ टैक्स तो इंक्लूड करेगी ना, टैक्स तो कंपनी देगा गवर्नमेंट को। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब वो वस्तु फैक्टर कॉस्ट मार्केट में जा रहा था, यानी इसको मान लें मार्केट प्राइस कब कहलाएगा, जब वो फैक्टर कंपनी का बना वस्तु मार्केट में जाएगा, उसके साथ इनकम टैक्स लगा दीजिए, इनकम टैक्स लगाइए, फिर इसमें से सब्सिडी घटा दीजिए, ये हो जाएगा आपका फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस पर वो वस्तु की कीमत हो जाएगी। यानी जीडीपी मार्केट प्राइस पर काउंट करने के लिए जीडीपी को फैक्टर प्राइस में क्या करिए, इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करिए और सब्सिडी को घटा दीजिए। और ये जीडीपी नहीं मानते हैं, हम इसको नेशनल इनकम मानते हैं। और नेशनल इनकम आपको पता था कि नेशनल इनकम किस रूप में फाइंड किया गया था? नेशनल इनकम इज इक्वल टू, हमने क्या फाइंड किया था? तो जो नेशनल इनकम था हमने देखा था कि नेट नेशनल प्रोडक्ट में हमने डिप्रिशिएशन को घटा दिया था। ठीक है, अब नेट नेशनल प्रोडक्ट्स में हमने देखा था कि ये है क्या, तो वास्तव में जो भारत में काम करने वाले लोग थे उनकी चीज नहीं, भारतीयों को इसमें शामिल किया गया था। पिछले क्लास में हमने आपको बहुत अच्छे से इसको समझा चुका हूँ।
अब आज बात करेंगे राष्ट्रीय आय की गणना की बात किया जाए, ठीक है। अब देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना हम दो आधारों पे करते हैं। एक आधार होता है चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय और एक होता है स्थिर कीमत पर, जिसे हम कहते हैं नेशनल इनकम एट द करेंट प्राइस, और दूसरे को कहते हैं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। ये एट लगा हुआ, हाँ, एट कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। अब इस बात को आप नहीं समझ रहे होंगे कि ये चालू कीमत क्या है और स्थिर कीमत क्या है। आइए इसको बात करते हैं, अभी समझाता हूँ। ये जो है चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय, इसको बाजार कीमत भी कहते हैं और इसे वास्तविक आय कहते हैं। देखिए, जो चालू कीमत है ना, बाजार कीमत के साथ साथ इसे मौद्रिक आय भी कहा जाता है क्या? देखिए, हमारे यहाँ राष्ट्रीय आय की गणना दो आधारों पर की जाती है। एक आधार वर्ष मान लिया जाता है और एक चालू कीमत मान ली जाती है। चालू कीमत का मतलब हो गया कि ये 2020 चल रहा है ना, तो मान लीजिए कि ये मेरा एक पेन है, इस पेन की कीमत 2019 में 5 रुपये थी, अब 2020 में इस पेन की कीमत 6 रुपये हो गई, ठीक है। तो 2020 में जो 6 रुपये हुई पेन की कीमत, तो ये अब 2020 में इसे कहेंगे कि ये बाजार कीमत है, यही इसकी मौद्रिक आय है। लेकिन वास्तविक आय क्या थी? जब एक समय होगा जब इन्फ्लेशन एक बहुत अच्छे रूप में होगा, उस समय वास्तविक कीमत मान लेंगे। जरा देखते हैं कैसे इसको समझते हैं, एक चालू कीमत और वास्तविक कीमत को। देखिए, सपोज डेट समझ जाइए कि 2017 का समय है, ठीक है, 2017 का समय समझिएगा, 16 समझ लीजिए, 16 ले लीजिए, 2016 का समय है, चुनाव होने वाला है, इलेक्शन। मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि एक काम करिए कंपनी से कि आप फ्रिज बनाइए। तो कंपनी ने क्या किया, 3 फ्रिज बनाए, ठीक है, और प्रति फ्रिज की जो कीमत थी इन्होंने 1000 रुपये रख दिया, अर्थात इस हिसाब से 3 फ्रिज की कीमत कितना रख दिया, 3000 रुपये। अब भाई इस फ्रिज को बेचने के लिए कुछ वर्कर भी लगाएंगे, तो 3 वर्कर लगा दिए और प्रत्येक की सैलरी 1000 रुपये कर दिए, और इस हिसाब से 3000 रुपये इनकी सैलरी हो गई। अब कुल कितने आ गए, 6000 रुपये आ गए। हम क्या पढ़ते हैं, वस्तु और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य, वस्तुओं यानी वस्तु फ्रिज का और सेवा जो 3 लोग लगे हैं उनके अंतिम मौद्रिक मूल्य को ही क्या मानते हैं हम, नेशनल इनकम मान लें, जीडीपी मान लें, जो भी मानना है हमने मान लिया। ये 6000 इनकी जीडीपी पे मोदी गवर्नमेंट ने कहा 2016 में कि भाइयों और बहनों हमारी जीडीपी 6000 है। नेक्स्ट साल चुनाव था, इन्होंने कहा कि भैया चुनाव है कंपनी से, और एक काम करिए कि आप फ्रिज की प्रोडक्शन बढ़ाइए और कंपनी कर्मचारियों की भी प्रोडक्शन करिए, बढ़ाइए उनको। कंपनी ने कहा कि सर देखिए, महंगाई चरम सीमा पे है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ना फ्रिज की प्रोडक्शन बढ़ा सकता हूँ, ना मैं अपने यहाँ वर्कर बढ़ा सकता हूँ। मोदी जी ने कहा कुछ मत करो, आप एक काम करिए, जो फ्रिज बना रहे थे उस फ्रिज को आप 3 ही फ्रिज बनाइए, जो मैन पावर आप रखे थे उस मैन पावर को भी आप 3 रखिए, लेकिन अब इस फ्रिज की कीमत आप कर दीजिए 1.5 यानी 1500 रुपये, इनका भी कर दीजिए 1500 रुपये। अब इस हिसाब से 15 × 4500 रुपये फ्रिज की हो गई, 3 की, 3 वर्कर की कीमत 4500 रुपये, कुल मिला के कितना हो गया, 9000 रुपये हो गया ना, ठीक है। अब तो 9000 आ गया जीडीपी, यानी पहले की तुलना में क्या हुआ, 3000 अधिक जीडीपी बढ़ा, ठीक है। मोदी गवर्नमेंट ने कहा भाइयों और बहनों हमारे सरकार में जो जीडीपी है पहले की तुलना में 1.5 गुना बढ़ गई, ठीक है। अब राहुल गांधी कहे कि पूरा का पूरा पप्पू ही समझते हो क्या हमको, हाँ, ये बताइए कि कितना उत्पादन करा है। वो बोले कि फ्रिज तो 3 है, कितने वर्कर लगाए, 3, तो किए क्या हो, ये 9000 क्या दिखा रहे हो। मोदी गवर्नमेंट मुस्कुराते हुए कहे अरे राहुल भैया ये महंगाई दिखा रहा हूँ, यानी इसका मतलब ये महंगाई का मतलब हो गया इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन घटा दिया जाए तो एक वर्ष मान लिया जाता है, उस वर्ष को मान लिया जाता है स्थिर कीमत, ठीक है। यानी जिस वर्ष क्या किया जाए, महंगाई जिसमें ऐड न किया जाए उस वर्ष को मानते हैं स्थिर कीमत, और भारत का स्थिर कीमत हर 5 साल पे चेंज होता रहता है, ठीक है। हर जनवरी में चेंज किया जाता है, 2020-21 में चेंज किया जाए, बनाया जाएगा। ये 15 है ना, अब इस 15 को 20 आगे चल के किया जाएगा। तो देखिए अब इस समय जो है स्थिर कीमत है
ये 2015 है और वास्तविक कीमत जो है 2020-21 चल रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो कहा जाए तो राष्ट्रीय आय की गणना दो आधारों पे की जाएगी, एक चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाएगी और एक स्थिर कीमत पर। और चालू कीमत को हम बाजार कीमत कहते हैं या मौद्रिक मूल्य कहते हैं, और स्थिर कीमत को ना वास्तविक आय कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब कहा जाए कि अगर स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय क्या है, तो हम कहेंगे कि जो चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय है ना, उसमें से आप इन्फ्लेशन को घटा दीजिए, वही आपका स्थिर कीमत मिल जाएगा। अर्थात आपका जो स्थिर कीमत है उसे वास्तविक आय बोलते हैं। तो वास्तविक आय जो होता है, मौद्रिक आय, जो चालू कीमत की आय है, उससे हमेशा छोटा होगा। ठीक है, आप कभी भी जब नेशनल इनकम के बारे में आप पढ़ेंगे कि पर कैपिटा इनकम मान लीजिए कि पढ़ा गया कि 1,30,000 हो गया, तो पढ़ेंगे दो प्रकार पढ़ेंगे। एक पूछता है चालू कीमत पर क्या है, यानी वर्तमान परिदृश्य में क्या है, और 2015 के आसपास वो नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम कितना है। आपको दो प्रकार के पर कैपिटा इनकम पढ़ना होगा, नेशनल इनकम पढ़ना होगा। बात मुझे जहाँ तक उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब आते हैं, एक है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। मैंने कहा ना दो आधार पे इसको गणना करना है। यह जो प्रति व्यक्ति आय है ये आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है। समृद्धि एक, ये इसको कहते हैं इकोनॉमिकल ग्रोथ। ठीक है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं बोल रहा हूँ, इकोनॉमिकल ग्रोथ। दो शब्द आएंगे, एक इकोनॉमिकल ग्रोथ और एक इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। अब देखिए, ग्रोथ का मतलब हो गया कि एक व्यक्ति है, ठीक है, वो गरीब था, उसकी नौकरी लग गई। ठीक है, मान लीजिए कि वो पुलिस बन गया, उसके पास पैसे आने लगे, वो अब ठीक ठाक रहने लगा, ये उसकी ग्रोथ हुई। लेकिन अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो अगर उस व्यक्ति में कहा जाए कि आर्थिक के साथ साथ अनार्थिक वृद्धि भी हो, अनार्थिक मतलब कहा जाए इकोनॉमिकल के साथ साथ नॉन इकोनॉमिकल वृद्धि हो, यानी वो पैसा तो कमा रहा है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी है, बोलबाला भी है, उसे विकास कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पीसीएस हो गया, आईएएस हो गया, आप लोग पीसीएस हो गए, आईएएस हो गए, तो आप वृद्धि किए हैं। अगर आप पुलिस हुए तो आप समृद्ध हुए हैं। बस इस बात को ध्यान रखिएगा, जब आपके पास पैसे के साथ साथ आपकी सामाजिक ख्याति बढ़ जाए उसे कहते हैं वृद्धि। ठीक है ना, तो जो प्रति व्यक्ति आय है ये केवल क्या करेगा, समृद्धि को दिखाएगा। कैसे, जरा देख लीजिए, इसको भी समझिएगा। मान लीजिए, बहुत ध्यान से बात समझिएगा, मान लीजिए कि एक परिवार में ए, बी, सी और डी नाम के 4 व्यक्ति हैं। ए 50,000 रुपये पाता है, चलिए नहीं मान लेते 5,000। बी 3,000 रुपये पाता है, सी 1,500 रुपये पाता है, एंड डी 500 रुपये पाता है, जॉब करता है। ठीक है, अब ये बताइए इनमें लाइफ स्टाइल किसकी बेस्ट होगी, ए की होगी ना, और सबसे बेकार लाइफ स्टाइल किसकी होगी, डी की होगी ना। लेकिन यह जो है, ये मैंने कहा ना कि ये समृद्धि को दर्शाता है, विकास को नहीं दर्शाएगा। अब लेकिन अगर इनके परिवार की इनकम जोड़ा जाए तो ये तो 10,000 रुपये हो गए, और परिवार कितने हैं, 4 हैं, यानी पर लोगों के हिस्से में कितना रहा है, 2,500 रुपये आ रहा है, यही आ रहा है ना 2,500 रुपये। तो ये बताइए, हम तो डी को मान लिए कि 2,500 रुपये इसका भी हिस्सा हो गया, ए का भी हिस्सा हो गया। इस हिसाब से ए की तो घटी, डी की बढ़ी, लेकिन क्या वास्तव में डी की बढ़ी, क्या वास्तव में ए की घटी, क्या ये डेवलप किया, नहीं किया ना। यह केवल तो केवल आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है, यानी ये जीवन स्तर को क्या करता है, प्रतिबिंबित करता है। झारखंड पीसीएस में पूछा गया है कि निम्न में से ये किसको, कौन जो है जीवन स्तर को प्रतिबिंबित करता है। इस हिसाब से अभी हमने बताया कि क्या इनकम हुआ पूरा परिवार का 10,000, और जितने परिवार हैं उससे हमने भाग दे दिया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, देश की कुल जो राष्ट्रीय आय है, कितनी राष्ट्रीय आय आ रही है, मान लीजिए कि देश की राष्ट्रीय आय हो गई 10,000 रुपये और देश की जनसंख्या हो गई 4, ABCD। ठीक है, तो देश की कुल राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या, यही होती है प्रति व्यक्ति आय। और प्रति व्यक्ति आय भारत में निम्न होने का कारण क्या है, पहला कारण। ठीक है, अब ये बताइए, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि। मान लीजिए कि अभी मैंने बताया था कि 10,000 रुपये निकल रहे थे,
पूरे जोड़ने पर। अगर ये परिवार 4 की जगह पे 5 होते तो पर हिस्से में 2,000 रुपये आता ना, घटा ना। तो जनसंख्या में तेजी वृद्धि के कारण क्या हो रहा है कि भारत में निम्न आय हो रहा है। साथ साथ मूल्यों में भारी बढ़त के कारण भी निम्न आय होता है। जब मूल्य वृद्धि होगी, आप सामान नहीं खरीदेंगे, व्यवसाय नहीं करेंगे। देखिए कहते हैं कि मान लीजिए कि मेरे पास अगर मूल्य में वृद्धि हुई तो मैं सामान नहीं खरीदा, मेरा पैसा उस दुकानदार के पास नहीं गया। जब दुकानदार के पास नहीं गया तो दुकानदार दूसरे दुकानदार से सामान नहीं खरीदेगा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं, वो दूसरे दुकानदार से पैसे सामान नहीं खरीदेगा। इस प्रकार सर्कल चलने लगेगा और क्या होगा कि ऑलरेडी निम्न प्रति व्यक्ति आय बनेगी। साथ ही साथ बेरोजगारी होगी। अब हमारे यहाँ एक प्रकार की बेरोजगारी है। देखिए बेरोजगारी के कारण भी हमारे यहाँ निम्न प्रति व्यक्ति आय है। हमारे यहाँ एक कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी है। बहुत अच्छी बेरोजगारी के बारे में समझा रहा हूँ। इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है ये? तो कहते हैं कि संरचनात्मक बेरोजगारी का मतलब हो गया कि पहले कोई व्यक्ति साइकिल बनाने की कंपनी में काम कर रहा था। अब साइकिल जो बनाने वाली कंपनी थी उसने कहा कि अब मैं साइकिल नहीं बनाऊंगा, अब मैं बाइक बनाऊंगा। लेकिन अब बताइए कि जो कर्मचारी थे उनको तो साइकिल बनाना आता था ना, बाइक बनाना तो नहीं आता था ना, जिस कारण क्या हो जाएंगे, वो बेरोजगार हो जाएंगे। इस कारण बेरोजगारी भी प्रति व्यक्ति आय की निम्न प्रति व्यक्ति आय के लिए जिम्मेदार है। निम्न स्तरीय मानव पूंजी। अब जब हमारे पास पूंजी ही कम होगा तो हम क्या करेंगे, पूंजी को कहीं इन्वेस्ट नहीं करेंगे। साथ ही साथ निम्न पूंजी का मतलब हो गया पूंजी का अभाव। अब परिसंपत्तियों का दोषपूर्वक वितरण, मान लीजिए कि धनी लोगों के पास ज़्यादा दे दिया गया, गरीब लोगों को कम दिया गया, ठीक है। तो अगर परिसंपत्तियों का दोषपूर्वक वितरण हो रहा है तभी भी क्या है, भारत में निम्न प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है। ये प्रति व्यक्ति आय के कारण है। यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ से चलते हैं। एक शब्द आता है सकल राष्ट्रीय खुशहाली, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। इस शब्द का प्रयोग जो है 1972 में भूटान के जो नरेश हैं जिंगमे सिंगे वांगचुक, जिंगमे सिंगे वांगचुक, इन्होंने इसका प्रयोग किया। उन्होंने कहा यार बहुत हम लोग जीडीपी कर रहे हैं, क्या लोगों की खुशहाली को हम जीडीपी नहीं मान सकते हैं? तो इन्होंने लोगों की खुशहाली के लिए पहली बार प्रयास किया और इनका प्रयास सफल हुआ, ठीक है। तो सकल राष्ट्रीय खुशहाली यहीं से शुरुआत हुई, यानी भूटान से 1972 से। और इसको शुरुआत करने वाले भूटान के नरेश हैं जिंगमे सिंगे वांगचुक, ठीक है। ये ध्यान में रख लीजिएगा, ये बार बार प्रश्न आता है। भूटान जिंगमे सिंगे वांगचुक 1972, सकल राष्ट्रीय खुशहाली, ठीक है ना। अब आते हैं हिंदू वृद्धि दर। क्या है ये हिंदू वृद्धि दर, ठीक है। तो कहते हैं कि इस शब्द का प्रयोग जो था 1950 के 80 के दशक में इसकी बात आती है। इस शब्द का प्रयोग प्रोफेसर राजकृष्ण ने किया था और ये प्रयोग 1950 और 60 के दशक में क्या हुआ था कि भारत की जो जीडीपी थी वो 3.5% की दर से ही बढ़ रही थी, ठीक है। अब बात यह है कि प्रोफेसर रामकृष्ण ने हिंदू वृद्धि दर का क्यों प्रयोग किया? तो बात बताऊं, हिंदू जो होते हैं ना उनको अगर कह दीजिए कि ये काम करो तो कहेंगे अच्छा ठीक है मैं बाद में करूँगा। अगर कहा जाए ना कि कामचोर टाइप के इंसान हैं, ठीक है, उनके कामचोरियों की वजह से जो जीडीपी है, जीडीपी का ग्रोथ नहीं हुआ और इस कारण इन्होंने प्रोफेसर राजकृष्णा ने इसे हिंदू वृद्धि दर नाम दे दिया, ठीक है। अब तो फिर पूछेगा कि कब दिया, तो 50 के 80 के दशक में। क्यों 50 के 80 के दशक में? क्योंकि जो जीडीपी की ग्रोथ थी मात्र 3.5% की दर से ही बढ़ रही थी। लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने इसे समाजवादी वृद्धि दर कहा, ठीक है। तो ये बात हमारी हो गई आज हमारी। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे जीबीए मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। और क्या करेंगे, साथ ही साथ हम देख लेंगे कि अगर कोर्स हो जा रहा है तो नेशनल इनकम मापन की शुरुआत किसने किया था, ठीक है। तो कुछ चीज़ें और भी हम देख लेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे मैं वाइंड अप करता हूँ क्योंकि लंबा क्लास हो जा रहा है, आप लोग देख नहीं रहे हैं और देख नहीं रहे हैं तो मेरा व्यू नहीं बढ़ रहा है, मेरे मनोबल डाउन हो रहा है। तो अब क्लास एक बार तो देखिए, ठीक है। ओके, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए।